आज हम बात करेंगे उपसहसर्जक यौगिकों के परिचय, नामकरण और वर्णन के सिद्धांत पर। तो पहला ही पॉइंट हम यहाँ से लेते हैं कि जब विलयन में 2 या 2 से अधिक लवण साधारण आणविक अनुपात में उपस्थित होते हैं, तब जो नए यौगिक क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होते हैं आणविक यौगिक या योगात्मक यौगिक कहलाते हैं। मतलब क्या होता है कि जब आपने किसी साधारण अनुपात में 2 या 2 से अधिक लवणों को मिलाया तो आपको क्या मिलेंगे बच्चे? आणविक या योगात्मक यौगिक मिलेंगे। जैसे देखिए, पोटेशियम सल्फेट एक लवण है, एल्यूमिनियम सल्फेट दूसरा लवण है। यदि इन दोनों ही लवणों को आपने जल में घोल करके किसी अनुपात में घोल करके संयुक्त किया तो फिर आपको क्या मिलेगा? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का एक द्विक लवण या आणविक या योगात्मक यौगिक आपको प्राप्त होगा। ऐसे ही कॉपर सल्फेट को अमोनिया के साथ में जब जल की उपस्थिति में अगर घोलते हैं तो आपको इस तरह के योगात्मक यौगिक प्राप्त होते हैं। अब योगात्मक यौगिक 2 तरह के होते हैं। देखिए, जैसे पहले हम बात करें कि द्विक लवण क्या होते हैं। द्विक लवण वो यौगिक होते हैं जो विलयन में अपनी पहचान को खो देते हैं, अर्थात विलयन में घोलने पर, यानी कि जब आप इनको जल में घोलते हो तो ये अपने सरल आयनों में पूरी तरीके से टूट जाते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें पोटाश एलम की, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट की, तो पानी में घोलने पर पोटेशियम आयन अलग, एल्यूमिनियम आयन अलग और सल्फेट आयन अलग हो जाता है। यानी कि ऐसे लवण जो जल में घोलने पर अपने आयनों में पूरी तरीके से टूट जाते हैं द्विक लवण कहलाते हैं। इसके बाद आती है बात संकुल यौगिकों की या उपसहसर्जक यौगिक की। तो वे यौगिक जो विलयन में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, यानी कि पूरी तरीके से आयनों में नहीं टूटते हैं। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसको देख लीजिए आप, इसको आप अगर जलीय विलयन में डालेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि भाई पोटेशियम अलग हो जाएगा, आयरन जो है आयरन का 2+ आयन अलग हो जाएगा और Cn- आयन अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ये टूटेगा तो सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम आयन में और ये इस ऐसे संकुल आयन में टूटता है, इससे ज्यादा ये नहीं टूटता है। तो ऐसे यौगिक जो है उपसहसर्जक यौगिक कहलाते हैं। संकुल यौगिकों का निर्माण अधिकांशतः, इनका निर्माण कैसे होता है? संक्रमण धातु परमाणुओं या आयनों द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसमें उपसहसर्जक बंध का निर्माण होता है जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म को समावेशित करने के लिए रिक्त डी कक्षक उपलब्ध करवाता है। यानी कि उपसहसर्जक यौगिकों का निर्माण कैसे होता है कि जब रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं तो रिक्त डी कक्षक जो है वो बंध बनाने के लिए यहाँ पर उपयोग में लिए जाते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें उपसहसर्जक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? उपसहसर्जक रसायन कहलाती है। उपसहसर्जक यौगिक प्रकृति में बहुतायत में पाए जाते हैं, जैविक क्रियाविधियों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे कि हमारा रक्त जो होता है बेटा, उसमें जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है ये एक तरह का संकुल यौगिक है। आयरन का उपसहसर्जक यौगिक है। यह श्वसन के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। धातु निष्कर्षण विधियों में प्रयुक्त उत्प्रेरक व अभिकर्मक भी उपसहसर्जक यौगिक के बनते हैं। अतः उपसहसर्जक यौगिकों का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण होता है। अब संकुल कितने कितने प्रकार के होते हैं पहले देखिए आप। पूर्ण या पूर्ण जटिल यौगिक। पूर्ण जटिल यौगिक वे यौगिक जिनमें जटिल आयन पर्याप्त स्थायी होते हैं और पुनः विभाजित नहीं होते हैं, वो पूर्ण जटिल यौगिक कहलाते हैं। जैसे अगर आप पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बात करें तो इसमें केवल K+ आयन अलग हो जाएगा और FeCN6 जो है ये अलग हो जाएगा। ये आगे इस तरीके से वियोजित बहुत दुर्बल तरीके से होते हैं, मतलब इसको और अधिक वियोजित कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऐसे यौगिक जो कहलाते हैं वो पूर्ण जटिल यौगिक कहलाते हैं। जैसे फेरोसाइनाइड आयन इतने दुर्बल रूप से वियोजित होते हैं कि प्रायोगिक रूप से फेरस आयन का और साइनाइड आयन का अलग अलग जो है परीक्षण नहीं किया जा सकता, क्योंकि विलयन में यह पृथक रूप से Fe+ और Cn- का परीक्षण नहीं देते हैं। एक होते हैं आंशिक जटिल यौगिक। आंशिक जटिल यौगिक वे यौगिक जिसमें जटिल आयन कम स्थायी होता है। ये जो जटिल आयन है ना ये कम स्थायी होता है और उत्क्रमणीय रूप से वियोजित होकर ये अपने अंदर जो आयन उपस्थित है उनका परीक्षण देने लगता है। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? आंशिक जटिल यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि इस वाले यौगिक में CD का जो 2+ आयन है ये अलग और Cn- आयन अलग हो जाते हैं और ये अपना अलग अलग परीक्षण देने लगते हैं। तो ऐसे यौगिक आंशिक जटिल यौगिक कहलाते हैं, पार्शियल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहलाते हैं। द्विक लवण और उपसहसर्जक यौगिकों में अगर आप अंतर की बात करें तो द्विक लवण केवल ठोस अवस्था में ही अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना के रखते हैं, गलित अवस्था या विलयन अवस्था में अपनी पहचान खो देते हैं, अवयवी आयनों में टूट जाते हैं और अलग अलग आयन का परीक्षण देने लगते हैं। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ये ठोस विलयन अवस्थाओं में अपना अस्तित्व बनाए के रखते हैं और इस तरीके से ज्यादा केवल इसी प्रकार से ये वियोजित होते हैं, इससे ज्यादा वियोजित नहीं होते हैं। द्विक लवणों में सामान्यतया आयनिक आबंध उपस्थित होते हैं, जबकि इसमें उपसहसर्जक बंध उपस्थित होते हैं। मतलब सहसर्जक बंध, उपसहसर्जक बंध और आयनिक तीनों ही प्रकार
प्रकार के बंध उपस्थित होते हैं, परंतु इनका अभिलाक्षणिक गुण क्या है? सहसंयोजक बंध का पाया जाना। होते तो तीनों ही तरीके के बंध है यहाँ पर, परंतु इनका जो अभिलाक्षणिक गुण है वो क्या है कि इनमें उपसंयोजक आबंधों की उपस्थिति होती है। द्विक लवण के अगले द्विक लवण और उपसंयोजक यौगिकों के बारे में और बात करें तो द्विक लवण जो होते हैं उनके भौतिक गुण अपने अवयवी गुणों से थोड़े से भिन्न होते हैं, परंतु रासायनिक गुण अवयवी आयन जो भी इसमें उपस्थित है उनके समान ही होते हैं। जबकि उपसंयोजक यौगिकों में क्या होता है, भौतिक और रासायनिक गुण अपने अवयवी आयनों से बिल्कुल पूरी तरीके से भिन्न होते हैं, भौतिक भी और रासायनिक भी। इसमें भौतिक अलग होते हैं पर रासायनिक अवयवी आयनों के समान होते हैं। इधर उदाहरण देख लीजिए, जैसे क्रोम एलम है ना, पोटाश एलम था, ये रहा पोटाश एलम। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट को आप क्या कहते हैं? पोटाश एलम। पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट को आप क्या कहते हैं? क्रोम एलम। और जबकि यहाँ पर उदाहरण देखेंगे आप पोटेशियम फेरोसाइनाइड या टेट्राएमीन क्यूप्रिक सल्फेट, ये इसके नाम है बेटा, इनके भी बारे में हम बात करेंगे। उपसंयोजक यौगिकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली आपको पता होनी चाहिए। एक होता है केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। उपसंयोजक यौगिकों में देखो आपने ये जो उपसंयोजक यौगिक दिख रहा है, इसमें ये जो धातु आयन है जो कि लिगेंडो यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले समूह है ना, जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वही धातु आयन जो है वो क्या कहलाती है? मतलब वह धातु आयन जो अपने रिक्त डी कक्षक उपलब्ध करवाती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए, किनको? लिगेंडो को, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले जो भी युग्म होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले जो लिगेंड होते हैं, उनको रिक्त डी कक्षक उपलब्ध करवाने वाली धातु क्या कहलाती है? केंद्रीय धातु परमाणु कहलाती है। यानी कि उपसंयोजक यौगिकों में उपस्थित वह धातु परमाणु या आयन जिसके चारों ओर एक निश्चित ज्यामितीय संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले आयन या समूह जुड़े रहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाता है। यह लुईस अम्ल की भांति, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है इसलिए लुईस अम्ल की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसमें आप देखोगे कि Cu2+ आयन जो है वो केंद्रीय धातु परमाणु आयन है। उपसंयोजक परिसर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर की हम बात करें तो भैया जैसे आपने इसको देखिए, इसमें ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, यानी कि केंद्रीय परमाणु धातु आयन सहित उपसंयोजक यौगिकों में विद्युत रूप से आवेशित या उदासीन वह परिसर जिसमें धातु परमाणु या आयन के चारों ओर निश्चित संख्या व ज्यामिति में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले आयन या समूह जुड़े हुए होते हैं, उपसंयोजक परिसर कहलाता है। तो टोटल मिला के बड़े कोष्टक के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, जिसमें संकुल आयन, जटिल आयन या समन्वय सत्ता भी कहते हैं, मतलब ये जो बड़े कोष्टक के अंदर उपस्थित है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु भी उपस्थित है और केंद्रीय धातु परमाणु के साथ साथ लिगेंड जो कि अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करके एक निश्चित ज्यामिति में उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, उन सभी को मिला करके बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं और उस बड़े ब्रैकेट को ही आप क्या कहते हैं? संकुल आयन या जटिल आयन या समन्वय सत्ता, कोऑर्डिनेट एंटिटी कॉम्प्लेक्स आयन भी इसे कहा जाता है। अब देखिए जैसे FeCN6 में ये जो है ये पूरा का पूरा बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये संकुल आयन है या उपसंयोजक परिसर आप इसे कह सकते हैं, जिसका नाम फेरोसाइनाइड आयन है। इसी प्रकार ये भी एक संकुल आयन, ये भी संकुल आयन और ये भी एक संकुल आयन का उदाहरण है। तो वे संकुल आयन जिन पर धनावेश उपस्थित होता है धनावेशित संकुल आयन कहलाते हैं, जिन पर ऋणावेश उपस्थित होगा, जैसे कि ये देखो ऋणावेश उपस्थित है तो ऋणावेशित संकुल आयन कहलाएंगे, और यदि कोई भी आयन या आवेश उपस्थित नहीं है तो उदासीन संकुल आयन कहलाएंगे। आयनिक मंडल या परिसर, उपसंयोजक यौगिकों का वह भाग जो बड़े कोष्टक के बाहर लिखा जाता है। ये देखिए बड़े कोष्टक के बाहर जो ये लिखा जा रहा है, बड़े कोष्टक के बाहर जो भी है ये क्या कहलाता है? आयनिक परिसर कहलाता है, और बड़े कोष्टक जो है वो उपसंयोजक परिसर कहलाता है। लिगेंडों के वर्गीकरण के बारे में बात कर लेते हैं। पहले लिगेंडों के बारे में बात करते हैं। लिगेंड क्या कहलाते हैं बेटा? उपसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जो सीधे जुड़ा हुआ आयन होता है या समूह होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन युग्मों को दान करता है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाला वह समूह क्या कहलाता है बेटा? लिगेंड कहलाता है। लिगेंड जो है लुईस चार की बात, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो लुईस चार कहलाते हैं, तो लुईस चार की बातें व्यवहार करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए CuNH3 जो संकुल आयन है, इसमें उपस्थित जो 4 अमोनिया है ये लिगेंड की भांति व्यवहार करते हैं। देखो कॉपर जो है, इसकी कॉपर को
एक अमोनिया ने इधर से, एक अमोनिया ने इधर से, एक अमोनिया ने इधर से, एक अमोनिया इधर से, मतलब चारों तरफ से अमोनिया जो है इसने इसको घेर लिया है। यानी कि अमोनिया के जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर उपस्थित होता है वो लोन पेयर इसको दान कर दिया है, इसलिए चारों तरफ से इसके साथ में इस तरीके से जुड़े हुए हैं और इस तरीके के एक संकुल आयन का निर्माण कर रहे हैं। FeCN6 जो होल 4 माइनस है, इसमें संकुल आयन के साथ में कौन जुड़े हुए हैं? 6 साइनाइड लिगेंड उपस्थित है, तो वो लिगेंड कहलाएंगे। अब लिगेंड को जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किए जाते हैं। धनावेशित लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर धनावेश उपस्थित होता है, जैसे नाइट्रोसिलियम, ये हाइड्रोजीनियम और ये हाइड्रोनियम, अलग अलग जो लिगेंड जिनके ऊपर धनावेश उपस्थित होता है वे क्या कहलाते हैं? धनावेशित लिगेंड कहलाते हैं। जिन पर ऋणावेश उपस्थित होगा, जैसे साइनो, हाइड्रोक्सो, क्लोराइडो, ऑक्जेलेटो, एसीटेटो, ब्रोमाइडो, ये ऋणावेशित लिगेंड या नेगेटिवली चार्ज लिगेंड कहलाएंगे। और ऐसे लिगेंड जिन पर कोई चार्ज उपस्थित नहीं है वो क्या कहलाएंगे? उदासीन लिगेंड कहलाएंगे, जैसे एक्वा, कार्बोनिल, एमीन, पिरिडीन। लिगेंडों में उपस्थित दाता परमाणुओं अर्थात धातु लिगेंडों के मध्य आबंधों की जो संख्या होती है उनके आधार पर लिगेंड जो है वो अलग अलग तरीके से वर्गीकृत, मतलब कौन लिगेंड कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के दे रहा है ना, कौन लिगेंड जो है कितना लोन पेयर दे रहा है धातु परमाणु को, उसके आधार पर लिगेंड को यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। एक दंतुक लिगेंड, एक ही मतलब इसके पास केवल एक ही दाता परमाणु होगा, एक दंतुक लिगेंड कहलाएगा, है ना। इस प्रकार के लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से केवल एक उपसंयोजक बंध बनाते हैं, केवल एक, क्योंकि इसके पास में एक ही दाता परमाणु है, एक ही परमाणु होगा जो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और एक ही उपसंयोजक बंध बनाता है, तो एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, एक्वा, कार्बोनिल, पिरिडीन, है ना। ऋणायनिक में फ्लोराइडो, सल्फेटो, ब्रोमाइडो, साइनो, नाइट्राइटो, थायोसाइनेटो, हाइड्रोक्सो, आयोडाइडो, एमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्रोसिल, अल्कोहल, अमीन, धनायनिक लिगेंड, ये अलग अलग तरीके के इसके उदाहरण हैं। तो एक दंतुक लिगेंड जो एक साथ एक से अधिक धातु परमाणु या आयन से जुड़ सकते हैं, सेतु लिगेंड कहलाते हैं। मतलब एक दंतुक ऐसे लिगेंड जो एक से ज्यादा परमाणुओं द्वारा जुड़ सकते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? सेतु लिगेंड कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोक्सो, ये वाला, ये सभी जो उदाहरण यहाँ पर उपस्थित हैं, ये सारे के सारे जो है सेतु लिगेंड कहलाते हैं। यानी कि एक या एक से अधिक धातु परमाणुओं के साथ में एक बार में जुड़ सकते हैं, एक बार इधर से और एक बार उधर से। तो सेतु का निर्माण यहाँ पर ये करेंगे, कैसे करेंगे आगे देखते हैं। द्विदंतुक लिगेंड क्या कहलाते हैं? तो ऐसे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, ऐसे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, मतलब ये लिगेंड एक ही समय में दोनों दाता परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं और केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में दो उपसंयोजक बंध बनाते हैं, जैसे कि एथिलीन डाइएमीन, ग्लाइसिनेटो, ऑक्जेलेट आयन और डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम कार्बोनेट, ये सब द्विदंतुक लिगेंड के उदाहरण हैं। बहुदंतुक लिगेंड जो होते हैं वो एक समय में एक से मतलब तीन से ज्यादा बंध बनाते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में, यानी कि उनके पास में 3 या उससे ज्यादा जो दाता परमाणु हैं वो उपस्थित होते हैं और केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में 3 या उससे ज्यादा उपसंयोजक बंध बनाते हैं, वो बहुदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। बहुदंतुक लिगेंडों के कुछ उदाहरण आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए, ये सभी जो उदाहरण हैं बहुदंतुक लिगेंड के उदाहरण। उसके अलावा होता है बेटा उभयदंतुक लिगेंड। उभयदंतुक लिगेंड का मतलब होता है ऐसे लिगेंड जिनके पास में 2 या अधिक दाता परमाणु होते हैं, परंतु एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु अपना लोन पेयर दान करके उपसंयोजक बंध बनाएगा, परंतु संकुल बनाते समय केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उनमें से केवल एक ही दाता परमाणु बनाते समय केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ में केवल एक ही दाता परमाणु उपसंयोजक आबंध से आबंधित रहता है, उभयदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप इस वाले उदाहरण में ये जो है नाइट्रो, अब इसमें NO2 में नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होता है। यदि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दान कर रहा है तो यहाँ पर नाइट्रो नाम से जाना जाएगा, और अगर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दान कर रहा है तो ये नाइट्राइटो नाम से जाना जाएगा। तो NO2 माइनस जो है एक उभयदंतुक लिगेंड कहलाता है। ऐसे CN इस तरीके से, ये SCN है बेटा,
SCN थायोसाइनेटो। थायोसाइनेटो में S अगर दान कर रहा है अपना परमाणु, अपना इलेक्ट्रॉन, तो थायोसाइनेटो कहलाएगा, और अगर नाइट्रोजन दान कर रहा है तो ये आइसोथायोसाइनेटो कहलाएगा। तो किसी लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणुओं की जो संख्या होती है लिगेंड की दंतुकता कहलाती है। जो एक दंतुक, द्विदंतुक आप देख रहे हैं ना, तो कितने दाता परमाणु उपस्थित है वही इसकी दंतुकता या डेंटिसिटी कहलाएगी। अब बात करते हैं कीलेट व कीलेटीकरण की। तो ऐसे द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड जिनमें 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु एक ही समय में किसी केंद्रीय परमाणु या आयन के साथ से 2 या 2 से अधिक उपसंयोजक बंध बनाकर वलय का निर्माण करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये क्या, किसका निर्माण कर रहे हैं? वलय का निर्माण कर रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक मेटल है और यहाँ पर कोई ऐसा लिगेंड जुड़ा हुआ है जो एक ही बार में इस धातु के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन दान करके इस प्रकार से उपसंयोजक बंध का निर्माण कर रहा है। तो ये बंध का निर्माण करते समय देखिए आप एक वलय का निर्माण यहाँ से हो जाएगा। यदि मैं इसको इस प्रकार से बनाऊं तो ये इधर से भी 2, मतलब ये जो EN लिगेंड है ये क्या कर रहा है, इस धातु के साथ में 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन युग्म जो है दान करके इस तरीके से एक रिंग का निर्माण कर रहा है। तो ये जो रिंग है वो क्या कहलाती है? कीलेट रिंग कहलाती है, कीलेट वलय कहलाती है। और यह जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? कीलेटीकरण कहलाती है। प्रक्रिया जो है कीलेटीकरण कहलाती है। और ऐसे लिगेंड जो है वो कीलेटिंग लिगेंड कहलाते हैं। और इस प्रभाव को कीलेटीकरण या कीलेटिंग प्रभाव कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण है, देख लीजिए। कॉपर के साथ में यदि एथिलीन डाइएमीन जुड़ेगा तो देखो कॉपर के साथ में एथिलीन डाइएमीन एक रिंग का निर्माण कर रहा है। यहाँ भी एक रिंग का वलय का निर्माण हो रहा है। ऑक्सीलेटो देख लो, ऑक्सीलेटो भी इसके साथ में इस तरीके से रिंग का निर्माण कर रहा है। तो कीलेट यौगिक जो है स्थायित्व को बढ़ा देते हैं। दूसरा, कीलेट यौगिकों में वलय की संख्या बढ़ने पर उसका स्थायित्व भी बढ़ जाता है। यानी कि अगर कोई लिगेंड के साथ में कोई यौगिक ऐसा बन रहा है, एक कीलेट वाला है और एक बिना कीलेट वाला है, तो कीलेट वाले का स्थायित्व ज्यादा होगा। और 2 कीलेट वालों में यदि आपको तुलना करनी है तो जिसकी रिंग ज्यादा बड़ी होगी, रिंग की संख्या जो है, वलय की संख्या जितनी ज्यादा होगी, वह कीलेट यौगिक जो है वो ज्यादा स्थायी हो जाए। अब कीलेटों के जो उपयोग है वो क्या क्या है? कीलेटों का प्रयोग जो है निकल, कॉपर, मैग्नीशियम आदि आयनों के विश्लेषण या आकलन में किया जाता है। कीलेटों को कठोर जल से मृदु जल बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। और लेंथेनाइडो व एक्टिनाइडो के पृथक्करण में भी कीलेट जो है वो अत्यधिक उपयोगी होते हैं। उपसंयोजक यौगिकों की संख्या या उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कैसे निकालते हैं? तो देखो, उपसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या निकालने का एक फॉर्मूला होता है बेटा। लिगेंड की दंतुकता के मोनोडेंटेट है, एक दंतुक है, द्विदंतुक है, त्रिदंतुक है, बहुदंतुक है, उनकी दंतुकता और उनके लिगेंडों की संख्या। इस प्रकार से जो है आप किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु पर जो उपसंयोजन संख्या है या समन्वय संख्या है वो निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक दंतुक लिगेंड जुड़े हुए हैं और एक दंतुक लिगेंड 6 जुड़े हुए हैं, तो उसकी जो परमाणु उपसंयोजन संख्या है वो कितनी हो जाएगी बेटा? 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ऐसे ही द्विदंतुक लिगेंड अगर 3 जुड़े हुए हैं तो समन्वय संख्या 6 आएगी। अगर द्विदंतुक लिगेंड है और 2 जुड़े हुए हैं तो समन्वय संख्या 4 आएगी। तो इस प्रकार से आप समन्वय संख्या या उपसंयोजक संख्या जो है वो केंद्रीय धातु परमाणु की निकाल सकते हैं किसी भी उपसंयोजन यौगिक में। जैसे कोबाल्ट की अगर उपसंयोजन संख्या की बात करें तो कोबाल्ट की उपसंयोजक परिसर जो है वो ये है, बड़े ब्रैकेट में जो उपस्थित है ये उपस्थित है। अब लिगेंड की जो दंतुकता है वो कैसी? देखो, ब्रोमीन एक दंतुक लिगेंड है और अमोनिया भी एक दंतुक लिगेंड है। टोटल एक दंतुक लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं? 5 तो ये अमोनिया जुड़ा हुआ है और एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो टोटल 6 हो गए। तो लिगेंड की दंतुकता 6 और टोटल लिगेंड जो हो गए 6, तो बताओ 6 × 6 = 6। तो समन्वय संख्या जो कोबाल्ट की यहाँ पर से आएगी वो कितनी आएगी? 6 आएगी। तो इस प्रकार से अलग अलग संकुल यौगिक, उनके केंद्रीय धातु, आयन, लिगेंड और समन्वय संख्या का यहाँ पर आपको उदाहरण देखने को मिल रहा है। फिर आती है बात धातु की ऑक्सीकरण अवस्था की। तो आवेश का वह गणितीय मान जो संकुल आयन के केंद्रीय धातु आयन या परमाणु पर उपस्थित होता है, केंद्रीय परमाणु पर कितना आवेश उपस्थित है, कितना आयन उपस्थित है, वह केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। और संकुल पर कुल आवेश यदि आपको पता करना है तो धातु की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस आवेशित लिगेंडों की संख्या इंटू लिगेंडों का आवेश यदि आप देख लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? संकुल पर आवेश मिल जाएगा। जैसे ये एक संकुल है, इस पर आवेश की गणना करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, धातु की पहले तो ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था प्लस आवेशित लिगेंडों की संख्या और लिगेंड पर आवेश कितना है ये आप देखेंगे। तो आप देखिए, धातु पर प्लेटिनम जो है इसके ऊपर +2 चार्ज है, इंटू
जीरो जीरो, क्योंकि ये EN पर कोई चार्ज नहीं होता है और ये दो जुड़े हुए हैं, इनटू Cl पे -1 चार्ज होता है और ये दो जुड़े हुए, तो प्लेटिनम पर आवेश -2, प्लेटिनम पर आवेश इसको जब आप टोटल करोगे तो -2 आएगा और -2 को जब आप उधर लेके जाएंगे तो +2 आपको यहाँ से प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी धातु परमाणु पर ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको इस प्रकार से निकाल के दिखाऊं तो आपको शायद ज़्यादा आसानी होगी समझने में। EN होल ट्वाइस और Cl2, इसमें यदि आपको प्लेटिनम का प्राप्त करना है तो प्लेटिनम का हमने रख दिया x, या धातु प्लेटिनम पर आवेश बराबर x हमने रख दिया, प्लस EN पर कोई आवेश नहीं होता है तो 2 इंटू EN, EN कितने हैं 2 है, EN पर कोई आवेश नहीं होता तो 0 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0, प्लस अब Cl कितने हैं 2 हैं और एक Cl पे -1 चार्ज होता है तो -1 इंटू 2 जो होता है वो -2 हो जाता है, तो ये -2 और ये इस पर टोटल आवेश जो है वो 0 है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो x - 0 बराबर 2 आएगा, तो x की जो संख्या है वो +2 आ जाएगी। तो प्लेटिनम पर आवेश कितना आ जाएगा 2 चार्ज आ जाएगा। तो देखिए +2, ये इस प्रकार से आप आवेश का प्लेटिनम पर आवेश जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। समरूप व असमरूप संकुल, देखो ऐसे संकुल जिनमें एक ही तरह के, देखिए इन सभी उदाहरणों में आप देखेंगे कि एक ही तरह के जो लिगेंड है वो जुड़े हुए हैं, तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो समरूप लिगेंड संकुल कहलाते हैं। और अगर एक से अधिक प्रकार के, जैसे Cl भी है और अमोनिया भी है, ये एमीन भी है और CN भी है ना, एमीन बोलते हैं इसको, उपसंयोजक यौगिकों की जब बात करते हैं तो अमोनिया को एमीन के नाम से जानते हैं। तो क्लोरीन, क्लोराइडो और एमीन और साइनो जो है इस तरीके के एक से ज़्यादा टाइप के जब लिगेंड जुड़े हुए होते हैं तो असमरूप लिगेंड संकुल ये कहलाते हैं। एक केंद्रक तथा बहुकेंद्रक संकुल, ऐसे संकुल जिनमें केवल एक ही केंद्रीय धातु परमाणु हो, एक केंद्रक कहलाएगा, और एक या एक से ज्यादा अगर धातु परमाणु हो तो वो क्या कहलाएगा, एक या एक से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु हो तो वो क्या कहलाएगा, बहुकेंद्रक या बहुनाभिकीय संकुल कहलाएगा। ये वाला जो होगा एक केंद्रक या एक नाभिकीय संकुल कहलाएगा। जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए, NH3 का होल ट्वाइस Cl, इसमें केवल एक ही धातु परमाणु नजर आ रहा है, एक ही केंद्रीय धातु परमाणु नजर आ रहा है। ये तो बाहर है, बाहर वाला जो है उसकी बात नहीं करते हैं, जो कि बड़े ब्रैकेट में होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, उसकी बात करते हैं। उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो सिर्फ एक ही है, जबकि यहाँ देखिए केंद्रीय धातु परमाणु प्लेटिनम भी है और ये भी प्लेटिनम है, ये दोनों मिला करके एक संकुल का निर्माण कर रहे हैं। और इस प्रकार से ये दोनों मिला करके एक संकुल का निर्माण कर रहे हैं जिसमें क्रोमियम और जिंक दोनों ही केंद्रीय परमाणु की भूमिका में उपस्थित है। तो ये क्या कहलाएगा, बहुनाभिकीय संकुल या बहुकेंद्रक कहलाएगा। उपसंयोजक बहुफलक की अगर बात करें तो उपसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के आसपास लिगेंडों की जो ज्यामिति है वो ज्यामिति निर्धारित किस प्रकार से है, उस आकृति को ही उपसंयोजक बहुलक या बहुभुज कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए मेटल के साथ में लिगेंड, 4 लिगेंड इस प्रकार से भी जुड़ सकते हैं जो कि एक चतुष्फलक बनाए, या 4 लिगेंड इस प्रकार से एक वर्गाकार ज्यामिति में भी जुड़े हुए हो सकते हैं, और 6 लिगेंड जो है इस प्रकार से अष्टफलकी ज्यामिति में जुड़े हुए होते हैं। तो ये भी एक उपसंयोजक बहुफलक, ये भी उपसंयोजक बहुफलक और ये भी एक उपसंयोजक बहुफलक कहलाएगा। उपसंयोजक यौगिकों के नामकरण, अब नामकरण की जो विधियां होती हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे कि उपसंयोजक यौगिकों को नाम किस प्रकार से दिया जाता है। तो उसके कुछ नियम होते हैं बेटा। पहला ही नियम देखिए आप कि आयनों का नामकरण, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आयनों का नामकरण। तो उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण करते समय सबसे पहले धनात्मक आयन का नाम लिखते हैं। सबसे पहले धनात्मक आयन उपसंयोजक परिसर के बाहर स्थित तथा उपसंयोजक परिसर के बाहर स्थित ऋणात्मक आयन को अंत में लिखते हैं। पूर्ण संकुल भाग का नाम एक साथ लिखा जाता है तथा आयनिक परिसर के धनायन या ऋणायन की संख्या को नहीं लिखा जाता है कि भाई कितने उपस्थित हैं। आयनिक परिसर के जो धनायन या ऋणायन है वो कितने उपस्थित हैं वो यहाँ पर संख्या नहीं लिखी जाएगी। जैसे कि K4FeCN6 में देखिए ये धनायन है और ये ऋणायन है। अब अगर आप इसका नाम लिखते समय टेट्रा लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ लगाया टेट्रा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, तो ये नाम हो जाएगा गलत। आपको सीधा लिखना है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, क्योंकि आपको संख्या नहीं लिखनी है। ऐसे Cl जो है बाहर एक ही उपस्थित है
तो नाम आप कैसे लिखेंगे, पहले इस इधर पहले जो है धनावेशित जो संकुल है उसका नाम लिखेंगे, बाद में ऋणायन का नाम लिखेंगे। तो धनायन का नाम पहले लिखा हुआ है इस तरीके से, और बाद में अगर आपने मोनोक्लोराइड लगा दिया तो आपका नाम गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको संख्या का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल डायरेक्ट क्लोराइड लिख देना है। उपसंयोजक परिसर का अगर नाम लिखें, जो बड़ा ब्रैकेट है उसके नाम लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो उपसंयोजक यौगिकों में उपसंयोजक परिसर या आयनिक या उदासीन दोनों ही प्रकार का हो सकता है। उपसंयोजक परिसर में संकुल आयन या अणु का नामकरण करते समय सर्वप्रथम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिगेंडों का नाम लिखा जाता है तथा लिगेंडों के नाम के पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाता है और उसके पश्चात छोटे कोष्ठक में धातु की ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, लिगेंडों का नाम लिखते हैं। लिगेंडो अगर एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिकली ABCD के अकॉर्डिंग जो है वर्णमाला के क्रम में उनका नाम लिखा जाएगा, फिर धातु का नाम लिखा जाएगा और धातु के नाम के बाद में उसकी ऑक्सीकरण संख्या को छोटे कोष्ठक में लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए पहले तो 6 यानी कि जितने लिगेंड है उनकी संख्या, तो हेक्सा, एमीन, कोबाल्ट और सेकंड इसकी ऑक्सीकरण संख्या है। इसी प्रकार इसमें देखिए हेक्सा, एक्वा, क्रोमियम, थर्ड, इस प्रकार से इनके नाम लिखे जाते हैं। अब लिगेंडों का नामकरण कैसे करेंगे, तो लिगेंडों का नामकरण लिगेंडों की संख्या उनके आवेश पर आधारित होता है। लिगेंडों के नामकरण के नियम देख लीजिए। ऋणायनी लिगेंडों के नाम लिखने के लिए उनके नाम के अंत में आने वाले आइड, एट व आइट में से ई के स्थान पर ओ रख दिया जाता है। जैसे हाइड्राइड है ना, तो इसको आप लिखेंगे हाइड्राइडो। ऑक्साइड है तो इसको लिखेंगे ऑक्साइडो। परऑक्साइड है तो इसको लिखेंगे परऑक्सो। इस प्रकार से इनके लिगेंडों के नाम यहाँ पर उपस्थित होते हैं। देखिए नाइट्राइट था तो नाइट्राइटो कर दिया, मर्केप्टाइट था तो मर्केप्टो कर दिया। ऐसे ही देखो मिथॉक्साइड था तो मिथॉक्सो कर दिया। इस प्रकार से ओ का उपयोग करते हुए यहाँ पर आप लिगेंडों के नाम इस तरीके से लिख देते थे। जैसे फ्लोराइड था तो फ्लोराइडो कर दिया, ब्रोमाइड था ब्रोमाइडो कर दिया, एसीटेट था एसीटेटो कर दिया। तो मैथिल, एथिल, फेनिल आदि सामान्य हाइड्रोकार्बन जो मूलक होते हैं क्रियाशील धातु से जब आवंधित होते हैं ऋणायन की भांति व्यवहार करते हैं, परंतु उपसंयोजक क्षेत्र में इनकी उपस्थिति एक मूलक के रूप में लिखी जाती है तथा लिगेंडों के रूप में ये प्रयुक्त होते हैं। तो लिगेंडों के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो इनका नाम एज इट इज लिख देते हैं। जैसे जल को आप एक्वा लिखेंगे, अमोनिया को एमीन लिखेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोसिल लिखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल लिखेंगे, CS को कार्बन मोनोसल्फाइड को आप जो है थायोकार्बोनिल लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये नाम होता है। ट्राइमेथिल एमीन, देखो ट्राइमेथिल का नाम ट्राइमेथिल एज इट इज लिखा हुआ है, पीछे इसके एमीन लगाया हुआ है। ट्राइमेथिल फॉस्फिन तो ट्राइमेथिल फॉस्फिन ही इसका नाम होगा। इसका नाम पेरिडीन है तो इसका भी नाम यहाँ पर पेरिडीन होगा, बट छोटा करके हम लिखेंगे तो PY इसका नाम लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर हाइड्रोकार्बन उपस्थित है तो उनके नाम इस प्रकार से देखने को आपको मिल सकते हैं। तो धनावेशित लिगेंडों के नाम धनायन की भांति ही बिना परिवर्तन के लिख दिए जाते हैं। अगर धनावेशित आयन है तो जो नाम है वही लिगेंडों का भी नाम रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं पाया जाएगा। तो प्रत्येक प्रकार के लिगेंड की संख्या एक उपसर्ग द्वारा बताई जाती है, परंतु केवल एक लिगेंड के लिए कोई उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया जाता। अगर एक लिगेंड है तो कोई डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह कुछ या मोनो वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। पर अगर 2 लिगेंड है तो डाई लगाओगे, 3 लिगेंड है तो ट्राई लगाओगे, 4 लिगेंड है टेट्रा लगाओगे। तो 2 के लिए डाई, 4 के लिए टेट्रा, 6 के लिए हेक्सा, 3 के लिए ट्राई, ओके, 5 के लिए पेंटा और 7 के लिए हेप्टा। इस प्रकार से उपसर्गों का यूज किया जाता है। तो ऐसे बहुतंतुक लिगेंड जिनके नाम में, अच्छा अब ऐसे लिगेंड जिनके नाम में ही डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह आ रहा है तो उनके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा उपसर्गों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उनके लिए एक अलग तरह के उपसर्ग लगेंगे। जैसे 2 के लिए 2 डाई नाम वाले अगर लिगेंड जुड़े हुए हैं तो उन अगर ऐसा लिगेंड है जिसके नाम में ही डाई, ट्राई, टेट्रा है और वो 2 संख्या में जुड़ा हुआ है तो उसके नाम के पहले लगाएंगे बिस, उपसर्ग लगाएंगे बिस। और 3 है तो ट्रिस लगा देंगे, 4 है टेट्राकिस लगा देंगे, 5 होगा तो पेंटाकिस लगा देंगे। इस प्रकार एक से अधिक लिगेंड होने पर इस प्रकार उपसर्गों को जोड़ा जाता है। यदि समन्वय परिसर में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं तो लिगेंड के आवेश, संकुलता और संख्या को महत्व न देते हुए केवल नाम को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में ही लिखना है, कुछ नहीं देखना है और उनके मध्य स्थान भी नहीं छोड़ना है, एक साथ ही पूरा नाम लिखना है। तो क्रम निर्धारण में लिगेंड की संख्या प्रदर्शित करने वाले उपसर्गों की कोई भूमिका नहीं होती। कितना ही लिगेंड उपस्थित हो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है। उसके बाद में 2 विधियां होती है, एक
स्टॉक विधि होती है। इस विधि में क्या होता है कि केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को रोमन संख्या में लिख दिया जाता है। इस प्रकार से रोमन 1 को फर्स्ट लिखते हैं, 2 को सेकंड लिखते हैं। तो जब ऑक्सीकरण संख्या को आप रोमन लेटर्स में या रोमन संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं छोटे ब्रैकेट में, तो ये जो विधि है नाम लिखने की, ये स्टॉक विधि कहलाती है। परंतु यदि आपने ऑक्सीकरण संख्या को अरबी संख्या द्वारा प्रदर्शित कर दिया, जैसे 1 को 1 लिख दिया, 2 को 2 लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ऑक्सीकरण संख्या यदि केंद्रीय धातु परमाणु की इस प्रकार से प्लस माइनस चिन्ह सहित अगर इस प्रकार से लिखी जाती है, तो इस नाम लिखने की इस विधि को इवेंस बेसेट विधि कहते हैं। उदासीन संकुलों का नामकरण यदि आपको करना हो तो उदासीन संकुलों का नामकरण जो है धनायनिक संकुलों के नामकरण के समान ही होता है, केवल ऋणायनिक संकुलों के नाम में थोड़ा सा अंतर यहाँ पर पाया जाता है। तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। ऐसे ही ट्राइएमीन ट्राइक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड। अब ये किस विधि में लिखा हुआ है आप जानते हैं, कौन सी विधि में लिखा गया है? ये स्टॉक विधि में लिखा गया है। देख लीजिए, स्टॉक विधि में ऑक्सीकरण संख्या रोमन संख्या द्वारा प्रदर्शित की जाती थी, ऑक्सीकरण अवस्था रोमन संख्या द्वारा, और इवेंस बेसेट में अरबी संख्या द्वारा प्रदर्शित की जाती है। आवेश को अरबी संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये सभी के सभी जो है स्टॉक विधि द्वारा लिखे गए हैं। ये देखिए, अब ऋणायनिक संकुलों का नामकरण कैसे लिखते हैं? तो ऋणायनिक जो संकुल होता है बेटा, तो ऋणायनिक संकुलों में जो केंद्रीय धातु परमाणु आयन होते हैं उनके नाम के पीछे 8 सफिक्स आप अनुलग्न लगा देते हैं, जैसे अर्जेंटेट, क्यूपरेट, फेरेट, निकलेट, ऑरेट, प्लम्बेट, क्योंकि इसका नाम प्लम्बम होता है ना। तो जैसे इसका नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एथिलीन डाइएमीन, क्योंकि इसका नाम ई से शुरू होता है और इसका नाम आई से शुरू होता है, तो एबीसीडी में ई पहले आता है, आई बाद में आता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो हम नाम लिखेंगे कैसे लिखेंगे? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा आयोडाइडो क्रोमेट। क्यों क्रोमेट? क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पर ऋण आवेश उपस्थित है। तो ऋण आवेश जब उपस्थित होता है संकुल के ऊपर, तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के पीछे 8 जो है अनुलग्न लगा दिया जाता है। अब दोनों प्रकार के संकुल आयनों वाले यौगिकों के यदि नामकरण लिखने हो तो देखिए कैसे लिखेंगे? संकुल धनायन तथा संकुल ऋणायनों से निर्मित यौगिकों के नाम प्राप्त करने के लिए दोनों प्रकार के आयनों के नाम पृथक पृथक शब्दों में उपयुक्त नियमों के आधार पर लिख दिए जाते हैं। अब जैसे इसमें एक धनावेशित है, एक ऋणावेशित है, तो जो धनावेशित है उसको अलग कर देंगे, ऋणावेशित को अलग कर देंगे, जिसमें धनावेश का नाम पहले और ऋणावेश का नाम बाद में लिखेंगे, उन्हीं नियमों का पालन करते हुए। इसमें भी देखिए, ये धनावेशित होगा, ये ऋणावेशित, जो भी पहले संकुल उपस्थित होगा वो धनावेशित होगा। सेतु बंधन युक्त संकुलों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है? तो यदि कोई लिगेंड सेतु या सामान्य दोनों ही रूप में उपस्थित है, तो संकुल में उपस्थित है, तो पहले सेतु के रूप को म्यू संकेत द्वारा लिखा जाता है। यानी कि अगर संकुल आयन उपस्थित है या संकुल लिगेंड उपस्थित है तो नाम किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए, एमीन यहाँ पर जो है वो इस तरीके से भी उपस्थित है और यहाँ पर ये संकुल लिगेंड भी उपस्थित है, तो संकुलों का नाम जो है म्यू लगा करके लिखते हैं। तो इसका नाम कैसा होगा? टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड, इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, फिर म्यू एमिडो म्यू नाइट्रो टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, क्योंकि आयन इसलिए क्योंकि ये एक आयन है। ठीक है, तो लिगेंडों में ऐसे लिगेंड जो संकुल का निर्माण कर रहे हैं उनका नाम लिखने के पहले आप क्या लगा देते हैं? म्यू लगा देते हैं। तो म्यू क्लोराइड लिखने का मतलब है कि ये भी क्लोराइड है और ये भी क्लोराइड ही है संकुल के रूप लिगेंड के रूप में। उभयदंतुक लिगेंड युक्त संकुलों का नामकरण किस प्रकार से करेंगे? तो कुछ लिगेंडों में एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं, दाता परमाणु कार्य करते हैं, अतः इन लिगेंडों को धातु परमाणु से किसी भी दाता परमाणु द्वारा उपसर्जित किया जा सकता है। ऐसे लिगेंडों को उभयदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। अब उभयदंतुक लिगेंड जो दोनों तरफ से जुड़ सकते हैं, जैसे NO2 में नाइट्रोजन भी एक दाता परमाणु की भांति व्यवहार करता है और ऑक्सीजन भी एक दाता परमाणु की तरह व्यवहार करता है, परंतु जब नाइट्रोजन की तरफ से इसे जोड़ा जाता है तो इसका नाम कैसा हो जाता है? सोडियम हेक्सा नाइट्राइटो एन कोबाल्टेट। नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ रहा है इसलिए एन कोबाल्टेट, और अगर ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ रहा है तो पेंटाएमीन नाइट्रिटो इसका नाम है, ओ कोबाल्टेट थर्ड आयन। इस प्रकार से आप नाम लिख देंगे। मतलब जो दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में डायरेक्ट जुड़ा हुआ है वह दाता परमाणु लिख देते हैं लिगेंड के नाम के बाद में। ज्यामितीय समावयवों का नामकरण यदि आपको करना है तो सिस, ट्रांस, फेस
या मर, आइसोमर जो उपसर्ग हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब फेस कब होता है? इस उपसर्ग का उपयोग दो समान निकटवर्ती स्थानों पर समान लिगेंड की उपस्थिति दर्शाने के लिए किया जाता है। ट्रांस विपरीत दिशा में विद्यमान लिगेंडों को प्रदर्शित करता है। फेस किसी बहुलक में त्रिभुजीय फलक के कोनों पर उपस्थित लिगेंडों को प्रदर्शित करता है। और मर जो है ये किसी बहुलक की तीन निकटवर्ती स्थितियों का प्रदर्शन करता है और संकुल के नाम के पूर्व इसको लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए दोनों Cl एक साथ हैं तो ये सिस आइसोमर कहलाएगा। और सिस आइसोमर का नाम लिखने के लिए पहले आप लिगेंड के ये जो उपसंयोजक यौगिक है इसके नाम को लिखने के पहले आप लगाएंगे सिस, फिर उसका नाम जो नियम है उनके द्वारा लिख दिया जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? सिस डाइएमीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम सेकेंड। परंतु अगर आमने सामने है एक साथ नहीं उपस्थित है ऑपोजिट डायरेक्शंस में तो लिखेंगे ट्रांस डाइएमीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम सेकेंड। अब इस तरीके के जो संकुल होते हैं जिनमें 6 लिगेंड उपस्थित होते हैं तो आप अगर इसको देखेंगे तो एक तरफ सारे Cl मिलेंगे, एक तरफ सारे एमीन मिलेंगे, तो ये हो जाएगा फेस आइसोमर। और इस तरीके से अगर है फेस नहीं है तो फिर ये हो जाएगा मर आइसोमर, मर बहुफलक। जैसे कि ये देख लीजिए आप उदाहरण, ये देख लीजिए इसमें D या प्लस करके ट्रिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन या L माइनस, मतलब दो एक दूसरे के जो मिरर जो रूप होते हैं, जो अगर इनके बीच में किसी दर्पण को रख दिया जाए तो दर्पण प्रतिबिंब यदि आपको नजर आ रहे हैं तो ये वाला D और वो वाला L कहलाएगा। उपसंयोजक यौगिकों के सूत्र किस प्रकार से लिखते हैं? अब सूत्र से आपने नाम बनाना तो सीख लिया, अब नाम से आपको सूत्र बनाना भी आना चाहिए। तो इसके भी कुछ नियम होते हैं। पहला नियम क्या है कि उपसंयोजक यौगिकों के सूत्र लेखन में सर्वप्रथम धनायन का सूत्र, उसके पश्चात ऋणायन का सूत्र लिखा जाता है। यानी कि पहले आप किसका लिखेंगे? पहले आप धनायन लिखेंगे, उसके बाद आप ऋणायन लिखेंगे। फिर सरल आयन, चाहे वे धनायन हो या ऋणायन हो, साधारण लवण से प्राप्त आयनों की तरह ही लिखे जाते हैं, मतलब जो जिनके ऊपर कोई आयन नहीं होता है। एक संकुल आयन या अणु का सूत्र लिखते समय लिगेंड तथा धातु आयनों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है। मतलब आपको पता है ना, जब हम नाम लिखते हैं तो लिगेंड के नाम पहले और धातु का नाम बाद में लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब सूत्र लिखते समय इस क्रम को उल्टा कर देंगे, धातु का नाम पहले लिखेंगे, लिगेंडों का नाम बाद में लिखेंगे। अर्थात धातु का संकेत लिखने के पश्चात लिगेंड के सूत्र लिखते हैं। अब लिगेंडों के सूत्र किस प्रकार से लिखते हैं? तो लिगेंडों को उनके दाता परमाणु के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। जैसे ये एक आपके पास में उदाहरण है, तो इस आयन में पहले तो आप कोबाल्ट लिख देंगे, उसके बाद दो आपको लिगेंड मिल रहे हैं, क्लोरीन तथा एमीन। अब वर्णमाला के अनुसार क्लोरीन का जो C होता है और अमोनिया का एमीन का जो N होता है, तो C और N में पहले कौन आता है? C आता है। तो Cl को पहले और NH3 को आप बाद में लिखते हैं, मतलब लिखते समय Cl को NH3 के पहले लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि ABCD में C पहले आता है और N बाद में आता है। लिगेंड का वह परमाणु पहले लिखा जाता है जिससे वह केंद्रीय धातु आयन के साथ आबंध बनाता है। जैसे कि ये एक उदाहरण है, टेट्रा एमीन ट्राई एक्वा कोबाल्ट थर्ड आयन। इसमें दाता परमाणु जो है क्रमशः कौन है? नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में वर्णमाला के क्रम के आधार पर देखा जाए तो NH3 का सूत्र जो है वो पहले लिखा जाएगा, उसके बाद में H2O को OH2 करके लिखा जाता है, क्योंकि CO3 प्लस आयन से जल जो है H2O ऑक्सीजन द्वारा जुड़ा हुआ होता है, तो इसलिए H2O की जगह पे OH2 लिखा जाता है। संपूर्ण संकुल आयन को एक वर्गाकार कोष्ठक में बंद कर देते। संकुल आयन को वर्गाकार कोष्ठक में आप जब बंद कर देंगे और वर्गाकार कोष्ठक में बंद कर देते हैं तो धातु की ऑक्सीकरण अवस्था का सामान्यतः वर्णन यहाँ पर नहीं किया जाता है। संकुल आयन पर उपस्थित आवेश की जो गणना करने के लिए संकुल आयन पर आवेश बराबर धातु की ऑक्सीकरण संख्या प्लस लिगेंडों पर उपस्थित कुल आवेश करके इस सूत्र द्वारा निकाल करके रख दी जाती है। तो उपसंयोजक यौगिकों के आयुपेशी पद्धति के अनुसार सूत्र, उनके नामकरण के कुछ उदाहरण हैं उन नियमों के आधार पर। जैसे पहले आप इसका नाम लिखेंगे बिना इसकी संख्या के पोटेशियम, फिर हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड,
इस प्रकार से एक सारणी यहाँ पर दी हुई है आपको नामों की, और यहाँ से आप नाम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम वर्नर के सिद्धांत की। वर्नर जो है, अल्फ्रेड वर्नर, इसने सर्वप्रथम 1893 में उपसंयोजक या जटिल यौगिकों के गुणों एवं संरचनाओं का अध्ययन किया था। इसके आधार पर इन्होंने उपसंयोजक यौगिकों के गुणों और संरचना की व्याख्या की थी और एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे उपसंयोजक यौगिकों का सिद्धांत, वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिया गया था। इसके लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था और ये जटिल यौगिकों के रसायन का जनक भी कहलाते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर वर्नर ने जो है अनेक उपसंयोजक यौगिकों का निर्माण किया और उनकी विशेषताएं बताई। क्या क्या विशेषताएं बताई देखते हैं। पहला तो बताया कि भाई जो वर्नर के अनुसार उपसंयोजक यौगिकों में जो उपस्थित धातु परमाणु है उसकी दो प्रकार की संयोजकता होती है, एक प्राथमिक संयोजकता होती है और एक द्वितीयक संयोजकता होती है। प्राथमिक या प्रमुख संयोजकता जो है वो क्या होती है कि उपसंयोजक यौगिकों में स्थित केंद्रीय धातु परमाणु या आयन दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है, प्राथमिक और द्वितीयक। इसकी संतुष्टि से सामान्य अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है, मतलब अगर आप इन दोनों को ही संतुष्ट कर देते हो तो अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं तथा आयन नन योग्य होती हैं, अर्थात विलयन में आयन दे देती हैं और इन्हें बिंदु की जो रेखा, बिंदुदार रेखा जो है उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्राथमिक संयोजकता से जुड़े ऋणायनों को उपसंयोजक यौगिक में कोष्ठक के बाहर लिखा जाता है। मतलब दो तरह के होते हैं ना, कोष्ठक के अंदर और कोष्ठक के बाहर उपस्थित जो आयन होते हैं, तो बाहर उपस्थित आयन जो है वो प्राथमिक संयोजकता से जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार के बाह्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं, इस प्रकार ये बाह्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं, आयनिक स्फीयर का निर्माण करते हैं और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का निर्माण करते हैं अंदर वाले। इनकी प्रकृति अदिशात्मक होती है, जो बाहर वाले होते हैं उनकी प्रकृति अदिशात्मक होती है, जिनके कारण ये उपसंयोजक यौगिकों की ज्यामिति के लिए उत्तरदायी नहीं होते। ज्यामिति के लिए उत्तरदायी कौन होंगे? अंदर वाले। यानी कि अब बात करेंगे किसकी? द्वितीयक संयोजकता की। तो द्वितीयक संयोजकता किसका निर्माण करती है? देखिए वर्नर के अनुसार तो प्रत्येक धातु की द्वितीयक संयोजकता की संख्या निश्चित होती है। यह संयोजकता जो है धातु की समन्वय संख्या कहलाती है। जो धातु की समन्वय संख्या कहलाती है ना, वही इसकी बात कर रहा है। की संतुष्टि से यौगिक के संकुल भाग का, यानी कि जो बड़े ब्रैकेट के अंदर आप लिखते हैं उस भाग का निर्माण होता है। जैसे COCl3 में कोबाल्ट की प्राथमिक संयोजकता Cl- आयनों द्वारा संतुष्ट होती है, लेकिन जब यह यौगिक अमोनिया से अभिक्रिया करता है तो 6 अमोनिया अणु कोबाल्ट की द्वितीय संयोजकता के साथ में बंध कर उपसंयोजक आयन का निर्माण करती है। तो भाई क्लोरीन जो है, क्लोरीन आयन जो है वो क्या कर रहे हैं? बाहर वाला आयन बना रहे हैं। जैसे अगर इस निर्माण कर रहे हैं तो 6 अमोनिया इस प्रकार से इसके साथ में जुड़ा हुए हैं। तो द्वितीयक संयोजकता जो हुई कोबाल्ट की वो क्या हुई? 6 और 3+ है, इसके ऊपर 3+ है, तो इसका मतलब जो Cl आयन है, 3 Cl आयन जो है वो यहाँ पर इसकी प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो कोबाल्ट की प्राथमिक संयोजकता हुई 3 और कोबाल्ट की द्वितीयक संयोजकता हुई यहाँ से 6। ये ऋणायनों तथा उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट होती है। नए अध्ययनों से यह सिद्ध हो चुका है कि कुछ धनायन भी द्वितीयक संयोजकता द्वारा आबंधित हो सकते हैं। द्वितीयक संयोजकता आयननीय नहीं होती है, अर्थात जो ऋणायन द्वितीयक संयोजकता द्वारा आबंधित हो गए हैं वो विलयन में ऋणायन नहीं बनाएंगे, उसका परीक्षण भी नहीं देंगे। तो द्वितीयक संयोजकता जो है वो धातु तथा लिगेंड के मध्य का उपसंयोजक बंध बनाती है और इसे एक सतत रेखा, सीधी रेखा द्वारा, मतलब कोई डॉटेड लाइन नहीं, बिना बिंदु वाली जो रेखा होती है उससे प्रदर्शित किया जाता है। धातु और इनकी द्वितीयक संयोजकता से आबंधित लिगेंडों को संकुल के सूत्र में कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। इस प्रकार यह भाग उपसंयोजक यौगिक के समन्वय मंडल या अंतर क्षेत्र का निर्माण करता है, जो बड़े ब्रैकेट के अंदर उपस्थित होता है। ये प्राथमिक संयोजकता की अपेक्षा प्रबल आबंध बनाती है और दिशात्मक प्रकृति की होती है, जिनके कारण इसको उपसंयोजक यौगिक को जो है वो ज्यामिति निर्धारित हो जाती है इसकी। और द्वितीयक संयोजकता केंद्रीय परमाणु के चारों ओर अंतराल में निश्चित दिशाओं की ओर अभिलक्षित होते हैं। उदाहरण 6 अगर द्वितीयक संयोजकताएं हैं तो अष्टफलक बनाएंगे, यानी कि अष्टफलक के केंद्र से सभी कोनों की ओर उपस्थित, तथा 4 अगर द्वितीयक संयोजकता है तो चतुष्फलक का निर्माण करेंगे या वर्ग के कोनों की ओर ये निर्देशित हो जाएंगे। इस प्रकार से अगर 6 है
तो इस प्रकार से अष्टफलक बनाएंगे, 4 हैं तो चतुष्फलक भी बना सकते हैं और वर्ग समतलीय भी बना सकते हैं। द्वितीय संयोजकताओं की अगर बात हो रही है, एक स्थायी यौगिक के निर्माण के लिए केंद्रीय परमाणु जो है अपनी प्राथमिक व द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करता है। दोनों को ही संतुष्ट करना आवश्यक है बेटा। उपसंयोजक यौगिकों को जल में घोलने पर प्राथमिक संयोजकता से जुड़े आयन आयनित हो जाते हैं, जबकि द्वितीय संयोजकता से जो जुड़े हुए होते हैं वो अनायनित रहते हैं। यानी कि जब आप आयनों में तोड़ते हो, जब भी आप किसी विलायक में उपसंयोजक यौगिक को घोलते हैं तो बाहर उपस्थित जो आयन होता है, जो प्राथमिक संयोजकता से जुड़ा हुआ आयन है वो अलग हो जाता है और द्वितीय संयोजकता से जुड़े हुए जो आयन होते हैं वो बड़े ब्रैकेट के अंदर एज इट इज ही रहते हैं। वर्णन सिद्धांत के आधार पर उपसंयोजक यौगिकों की अलग अलग टाइप की संरचनाएं बताई गई थी। तो COCl3.6NH3 तथा COCl3.5NH3.H2O की अगर संरचना की बात करें तो इनकी संरचनाओं में देखो, इन उपसंयोजक यौगिकों में से प्रत्येक में अमोनिया तथा जल के अणु, अमोनिया तथा जल के अणु जो है, ये देखिए अमोनिया और जल के अणु, यहाँ पे भी अमोनिया के अणु है ना। अमोनिया के अणु कोबाल्ट की सभी 6 द्वितीयक संयोजकताओं को संतुष्ट कर देते हैं। मतलब अमोनिया और जल जो हैं, इन दोनों में से ही ये क्या करते हैं, द्वितीयक संयोजकता यानी कि बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। और 3 क्लोरीन परमाणु आयनिक प्रकृति के होंगे, इसलिए इसको कैसे बनाएंगे, तो COCl3.6NH3 से एक एमीन अणु के H2O द्वारा विस्थापन से प्राप्त यौगिक माना जाता है। अतः इसे किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है कि कोबाल्ट के साथ में 6 तो एमीन अंदर जुड़ेंगे और 3 क्लोरीन बाहर रहेंगे, और दूसरे वाले में क्या होता है, 3 क्लोरीन बाहर रहते हैं, 5 एमीन और 1 H2O अंदर रहता है। तो ये रोजियो कोबाल्टिक क्लोराइड कहलाता है और ये ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये डॉटेड लाइन जो है ये इसकी प्राथमिक संयोजकता को दिखा रही है, ये भी डॉटेड लाइन जो है ये इसकी प्राथमिक संयोजकता को दिखा रही है। बाकी जो सतत रेखाएं हैं ये अष्टफलक में उपस्थित होकर इसकी द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित कर रही है। तो इस प्रकार से इसको रखा जाता है। COCl3.5NH3 की अगर संरचना की बात करें तो COCl3.5NH3 में हमारे पास केवल 5 अमोनिया अणु है जो 5 द्वितीयक संयोजकताओं द्वारा CO से बंध जाएंगे। अतः शेष जो एक द्वितीयक संयोजकता बची है उसको संतुष्ट करने के लिए एक क्लोरीन परमाणु कोबाल्ट के उपसंयोजक क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। यानी कि क्या होता है, कोबाल्ट के साथ में 5 तो अमोनिया इस प्रकार से जुड़ करके द्वितीयक संयोजकता का निर्माण कर रहे हैं, परंतु इसकी संयोजकता आपको 6 करनी, तो 1 क्लोरीन इसमें से अंदर आ जाएगा और बाकी के 2 क्लोरीन जो है वो इस प्रकार से बाहर रह जाएंगे और द्वितीयक संयोजकता के रूप में उपस्थित हो जाएंगे। इस प्रकार से देखिए 2 अलग इधर। तो इसको परप्यूरियो कोबाल्टिक क्लोराइड कहा जाएगा, इसका नाम होगा परप्यूरियो कोबाल्टिक क्लोराइड। इस वाले में देखिए कोबाल्ट Cl3.4NH3। अब इसमें क्या हो रहा है कि कोबाल्ट के साथ में 4 अमोनिया जो हैं वो तो द्वितीयक संयोजकता बनाएंगे। अब कोबाल्ट की जो संयोजकता है वो आपको 6 करनी है, कोबाल्ट की जो उपसंयोजन संख्या है वो आपको 6 करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 क्लोरीन अंदर रखने पड़ेंगे और 1 क्लोरीन बाहर रहेगा। और बैंगनी मतलब इसका सुझाव, परंतु रासायनिक आचरण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। वर्नर के संकुलों में समावयवता के अस्तित्व का सुझाव देते हुए कहा कि बैंगनी तथा हरे रंग के यौगिक 2 समावयवी होते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि इस यौगिक में 2 क्लोरीन परमाणु द्वितीयक संयोजकता द्वारा बंधे होते हैं और शेष जो है 1 बाहर उपस्थित होता है। तो संगठन जो है इसका के 2 यौगिक बनाए जा चुके हैं, जिनमें से एक जो है वो बैंगनी रंग का होता है और दूसरे हरे रंग का होता है। इन यौगिका का सूत्र एक ही होता है, परंतु रासायनिक अभिक्रियाएं अलग अलग प्रकार की प्रदर्शित करते हैं। तो इन यौगिकों के लिए इसने कहा कि बैंगनी और हरे रंग में 2 यौगिक उपस्थित होते हैं, इस प्रकार का इनका सूत्र होता है। इस प्रकार के सूत्र में देख लीजिए आप, बिल्कुल इस प्रकार से उपस्थित होगा। परंतु अगर दोनों क्लोरीन साथ में रखे हुए हैं तो ये बैंगनी रंग का, और दोनों क्लोरीन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में रखे हुए तो ये हरे रंग का होगा। ये समपक्ष समावयवी और ये विपक्ष समावयवी कहलाएगा, जिसमें 1 क्लोरीन जो है यहाँ पर वो प्राथमिक संयोजकता द्वारा जुड़ा हुआ होता है। अब इसकी संरचना देख लीजिए। इसकी संरचना में कोई भी बाहर वाला जो प्राथमिक संयोजकता होगी वो उपस्थित नहीं होगी, यानी कि सभी 6 समूह जो है वो 3 अमोनिया और 3 क्लोराइड
3 अमोनिया और 3 क्लोरीन द्वितीयक संयोजकताओं को संतुष्ट करने के काम आ जाएंगे तथा कोई भी क्लोरीन जो है परमाणु आयनिक रूप में नहीं उपस्थित होगा। यही कारण है कि COCl3.3 NH3 में कोई आयनन योग्य क्लोरीन नहीं होता है तथा यह संकुल बाह्य क्षेत्र रहित होता है और इसे इस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसकी ज्यामिति इस प्रकार से कोबाल्टिक क्लोराइड बनाया जाता है। अब कोबाल्ट क्लोराइड जो है वो अमोनिया संकुलों का जो सूत्रीकरण है आपने इस प्रकार से देखा कि ये वाला जो होगा ये पीला रंग देगा, ये नील लोहित, ये हरे रंग का और ये बैंगनी रंग का आपको नजर आएगा, जिसकी विलयन चालकता संबंध जो है 1:3, 1:2, 1:1 और 1:1 रहती है। वर्नर के सिद्धांत के प्रायोगिक प्रमाण की अगर हम बात करें तो AgNO विलयन के साथ साथ ये कितने या किस अमाउंट में या किस मात्रा में श्वेत अवक्षेप देता है वह बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो COCl3.6H3 तथा COCl3.5 NH3.H2O आयनन के पश्चात 3 Cl आयन बाहर उपलब्ध कराते हैं। यही कारण है कि AgNO3 विलयन डालने पर 3 क्लोरीन जो है वो तुरंत AgCl के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं और आपको 3 मोल AgCl का श्वेत अवक्षेप यहाँ से प्राप्त होता है। तो 3 मोल AgCl का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होने का मतलब ही है कि इसकी प्राथमिक संयोजकता जो है वो 3 क्लोराइड आयनों द्वारा संतुष्ट हुई है। ऐसे ही इस वाले में आप देखेंगे, इस संकुल में और इस संकुल में आप देखेंगे तो ये वाले संकुल में 2 क्लोरीन बाहर हैं तो ये 2 मोल AgCl का श्वेत अवक्षेप देगा। इसमें 1 क्लोरीन बाहर है तो ये 1 मोल AgCl का अवक्षेप देगा और इसमें कोई भी Cl बाहर नहीं है इसलिए ये अवक्षेप देगा ही नहीं, यहाँ कोई अभिक्रिया आपको प्राप्त नहीं होगी। तो भिन्न भिन्न संख्याएं जो है केंद्रीय धातु और परमाणु की यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताएं प्रदर्शित करती हैं और उनके जो आपने प्रैक्टिकली उनकी जो अभिक्रियाएं होती है वो भी आपने देखी। अब हम बात करते हैं HCl तथा H2SO4 के साथ की अभिक्रिया की। तो हम जानते हैं कि HCl अमोनिया के साथ में तेजी से अभिक्रिया करके अमोनियम क्लोराइड के सफेद धूम्र देता है, परंतु जब इन यौगिकों को HCl के साथ में गर्म किया जाता है तो 110 डिग्री से तक भी अगर आपने इसमें गर्म कर दिया तो इसमें से अमोनिया तथा जल के अणु नहीं निकल पाते हैं, जो इन अणुओं के कोबाल्ट परमाणु के साथ में दृढ़तापूर्ण बंधे होने का सुझाव देते हैं और ये बताते हैं कि भैया अमोनिया और H2O जो है वो किससे बंधे हुए हैं, द्वितीयक संयोजकता से बंधे हुए हैं और ये बाहर नहीं निकल सकते। तो द्वितीयक संयोजकता द्वारा समूह दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं। संयोजकताओं के अस्तित्व के पक्ष में प्रमाण, तो द्वितीयक संयोजकता से बंधे जो आबंधों की जो दृढ़ता है इन संकुलों में H2SO4 के साथ में अभिक्रिया से भी सिद्ध हो जाती है। कैसे? हम जानते हैं कि भाई आयनिक क्लोराइड जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया पर HCl के रूप में निकल जाती है। तो इन संकुलों की जब H2SO4 के साथ में अभिक्रिया करवाई तो ये वाला जो संकुल था, ये जो 2 संकुल थे ये तीनों Cl माइनस तथा इसमें से केवल एक Cl और HCl के रूप में बाहर निकलता है, जबकि इसमें से HCl बनता ही नहीं है, यानी कि बाहर जब Cl माइनस या क्लोराइड आयन होगा ही नहीं तो अभिक्रिया होगी भी कैसे। तो जब क्लोरो समूह पीछे रह जाते हैं तो वे द्वितीयक संयोजकता से दृढ़ता से बंधे हुए होते हैं के कारण H2SO4 से अप्रभावित रहते हैं। इस प्रकार प्राथमिक संयोजकता से आबंधित क्लोरीन द्वितीयक संयोजकता से बंधित क्लोरीन की तुलना में आसानी से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि प्राथमिक संयोजकता वाले जो क्लोरीन है वो आसानी से मुक्त हो जाते हैं और H2SO4 के साथ में अभिक्रिया कर HCl का निर्माण कर देते हैं। वर्नर के सिद्धांत का महत्व क्या है? वर्नर के सिद्धांत से पूर्व जो यौगिक जटिल प्रतीत होते थे वे अब आसानी से समझ में आने लगे हैं और इस सिद्धांत द्वारा उपसंयोजक यौगिकों के रासायनिक आचरण की भी व्याख्या आसानी से हो गई है और सभी पहलुओं को भली प्रकार से समझा जा सका है और इनके त्रिविम रसायन की व्याख्या भी की जा सकी। उनके सूत्र के आधार पर समावयव की संख्या का अनुमान भी लगाया गया कि भाई प्राथमिक संयोजकता में और द्वितीयक संयोजकता में कितने कितने अणु या आयन जो है वो जुड़े हुए हैं, उसके अनुसार जो है इनके समन्वय संख्या का भी अनुमान लग गया था। अब आती है बात प्रभावी परमाणु संख्या नियम की, जिसे आप बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN रूल। यह रूल जो है वो किसने दिया था? एक सफल प्रयास सिज्विक ने किया था 1923 में इलेक्ट्रॉनों की भाषा को समझने के लिए। इसमें लुईस की इलेक्ट्रॉन युग्म उपसंयोजक आबंध की जो धारणा के आधार पर सिज्विक ने वर्नर की द्वितीयक संयोजकता की व्याख्या तथा संकुलों के स्थायित्व को समझाने के लिए प्रभावी परमाणु संख्या नियम का सुझाव दिया था। इस नियम में
क्या होता है कि एक धातु परमाणु या आयन दाता परमाणुओं के साथ में इतनी संख्या में आबंध बनाएगा जिससे संकुल में धातु के चारों ओर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिससे प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं, आगामी अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनों की जितनी हो जाएगी। यानी कि जिस धातु परमाणु के साथ में लिगेंड जुड़े हुए हैं, अगर उसका EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाला जाए तो वह नंबर उस धातु के पहले आने वाली जो इनर्ट गैस है, जो अक्रिय गैस है, उसके इलेक्ट्रॉनों के बराबर होनी चाहिए। और इसको किस प्रकार से निकालते हैं, देखिए प्रभावी परमाणु क्रमांक जो है धातु का परमाणु क्रमांक माइनस धातु की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 इंटू एक दंतुक लिगेंडों की संख्या। एक दंतुक लिगेंडों की संख्या को 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको जोड़ करके और इसमें से माइनस करके आप निकटतम उत्कृष्ट गैस का विन्यास ग्रहण कर सकते हैं। जैसे इसकी बात मैं करूँ, इस संकुल यौगिक में मैं बात करूँ तो कोबाल्ट का जो ऑक्सीकरण संख्या आई है वो आई है 3+। तो कोबाल्ट का अगर EAN मुझे निकालना है तो देखिए इसका उदाहरण लेकर के मैं आपको दिखाती हूँ। इसका परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 27, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है 27। अब कोबाल्ट के ऊपर ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 3, तो आप 3 को इसमें से कर देंगे माइनस, प्लस 2 इंटू क्या करेंगे, कितने एक दंतुक लिगेंड जुड़े हुए हैं, यहाँ पर 6 एक दंतुक लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो 2 इंटू 6 आप कर देंगे, 2 इंटू 6, यानी कि जितने भी मोनोडेंटेट या एक दंतुक लिगेंड यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनकी संख्या ये किसके बराबर हो जाएगी, उत्कृष्ट गैस विन्यास या निकटतम उत्कृष्ट गैस का विन्यास, यानी कि इनर्ट गैस का विन्यास के बराबर हो जाएगी। इनर्ट गैस में यहाँ पर लिख दे, तो जब मैं इसको जोड़ूंगी तो आप देखेंगे कि ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 12, और ये जो है उत्कृष्ट गैस का जो विन्यास होता है उसके बराबर आ जाएगा कितना, 36, और 36 जो है वो एक उत्कृष्ट गैस का परमाणु क्रमांक होता है। प्रकार से एक सारणी दी हुई है। फिर इसके ड्रॉबैक्स क्या थे या प्रभावी इसके दोष क्या थे वो देखिए। प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम में एक दोष यह है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणियों के तत्वों के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN जो है वो अलग अलग प्राप्त होते हैं। तो इस नियम के अनुपालना के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणियों के संकुलों के यौगिकों के धातु तत्वों की प्रभावी परमाणु संख्या जो है क्रमशः 36, 54 और 86 होनी चाहिए। यानी कि प्रथम जो संक्रमण श्रेणी है उनके जो तत्व हैं या उन संकुल यौगिकों में धातु का जो EAN है ना, फर्स्ट का EAN जो है वो कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए। द्वितीय संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं उनका जो EAN आप निकालें तो वो 54, यानी कि इसका क्रिप्टन गैस के अनुसार, इसका जीनॉन गैस के अनुसार, और तृतीय श्रेणी संकुल में जो धातु आयन है उनका EAN नंबर जो है वो रेडॉन गैस यानी कि 86 के समान आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन नियम आया। फिर ऊपर दी गई तीनों इलेक्ट्रॉन संख्याएं 36, 54, 86 के तत्व क्रिप्टन, जीनोन और रेडॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों से स्पष्ट है कि बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका क्या होगा, N-1D NS2 NP6 होता है। संक्रमण तत्वों में ये सभी कक्षक NS, NP तथा N-1D जो है वो संयोजकता कक्षक कहलाते हैं, बाहर वाले जो होते हैं आउटर मोस्ट शेल के। इनमें कुल 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें कि यदि किसी यौगिक में संक्रमण धातु परमाणु के संयोजकता कोश में अगर 18 इलेक्ट्रॉन हो तो वह प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम का अनुपालना करेगा। यानी कि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 18। तो जिसका भी 18 आ रहा है वो तो क्या कर रहा है, EAN को फॉलो कर रहा है। तो प्रभावी परमाणु संख्या नियम को 18 इलेक्ट्रॉन नियम के नाम से भी जाना जाता है और इसी प्रकार से इसको बुलाना उचित माना जाएगा। अर्थात यदि किसी यौगिक में कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है तो वह 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करता है। इस नियम की विशेषता यह है कि तीनों संक्रमण श्रृंखलाओं की धातुओं के लिए कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान अर्थात 18 होती है। अतः कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है N+2Y के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर N जो है वो धातु की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या और Y जो है जुड़े हुए कुल लिगेंडों की संख्या के बराबर होता है। तो आज इतना ही, आगे बात करते हैं अगले चैप्टर में। नमस्कार।